हे यू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है हमारी क्लास 5 जिसमें हम पढ़ेंगे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब सोचो ये मैग्ना कार्टा कहाँ आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो पता ही नहीं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, उसी को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अब वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे आर वेरी पावरफुल। हम जो इतने सुख चैन से हमारे इस देश में रह पा रहे हैं उसके पीछे का कारण है मैग्ना कार्टा, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ जरूरी बातें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर जस्टिशिएबल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपको जो राइट्स मिले हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, अगर उनमें से कोई भी राइट आपका वॉलेट होता है तो आप उस केस में हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 226 में। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में। अब आर्टिकल 32 जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा आर्टिकल 32। ठीक है। अब ये सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो भी आर्टिकल दे रखे हैं आपको 12 से लेकर 35 तक, इनमें से जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में आपको सभी आर्टिकल्स मिलेंगे। जैसे कि आपको राइट टू फ्रीडम है। अब जो इंसान, जो एक कोई टेररिस्ट है या फिर जो भी वो है, क्या बोलते हैं कि कोई क्रिमिनल है, अगर उसको आप जेल में बंद करोगे तो इसका मतलब उसका राइट टू फ्रीडम जो है वो छिन जाएगा, उससे उसके पास नहीं होगा राइट टू फ्रीडम। तो अगर वो सभी आर्टिकल्स जो है ये फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट होंगे तो इसका मतलब जो क्रिमिनल है, भले ही वो क्रिमिनल है लेकिन उसको भी मिलना चाहिए फ्रीडम का राइट। बट ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, जस्टिशिएबल है। ये कि आपके कोई भी राइट जो है उसका कोई आपसे मतलब उसको आपसे कोई छीनेगा नहीं, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है। जैसे इमरजेंसी लग जाती है उस टाइम पे आपसे राइट टू स्पीच ले लिया जाता है। ठीक है। राइट, आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, समझ में आया ये चीज अब? ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल्स को पढ़ना। कहाँ से शुरू करेंगे? स्टार्टिंग से ही करेंगे ऑफकोर्स। तो आर्टिकल 12 जो है इसमें डेफिनेशन दे रखी है। इसमें क्या डेफिनेशन है? किस चीज की? द स्टेट की। और जो द स्टेट है इसके अंदर क्या क्या आता है ये पहले ही मैं बता चुकी हूँ पहली वाली वीडियोस में, तो अभी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर आती है हमारी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होते हैं हमारे, ऐसे लिखूंगी, और जितनी भी अथॉरिटीज होती हैं लोकल या फिर लॉ मेकिंग जो बॉडीज होती हैं वो सब आते हैं हमारे स्टेट के अंडर। ये डेफिनेशन है। अब 13th आर्टिकल जो है ये देता है हमें जुडिशियल रिव्यू। 13th आर्टिकल इज अबाउट जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, हमने जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया है? अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू मैंने कहा, मतलब हमने कहाँ से लिया, मैंने बताया आपकी पुरानी वीडियोस में। तो ये आप लोग नीचे कमेंट करना कि हमने जुडिशियल रिव्यू कहाँ से, कौन से कंट्री से लिया है हमने। ठीक है। अब जुडिशियल रिव्यू क्या बोलता है? ये एक तरीके से आप देखना शील्ड की तरह एक्ट करता है। शील्ड की तरह कैसे एक्ट करता है? जैसे कि पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बना दिया, ठीक है, कोई ऐसा लॉ बना दिया जो कि आप मतलब आपके किसी फंडामेंटल राइट को वो कर रहा है, लिमिट कर रहा है उसको, तो वो जो लॉ है वो सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है। ये होता है जुडिशियल रिव्यू। कि ऐसा नहीं है कि भाई जिसकी गवर्नमेंट आ गई वो अपनी मर्जी से कुछ भी लॉ बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो भी लॉज होंगे वो इस चीज को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे कि आपके फंडामेंटल राइट्स किसी भी तरीके से लिमिट ना हो। ठीक है। अब ये जो है हमारे राइट्स की बातें करते हैं। ये राइट्स जो है हमारे 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा राइट टू फ्रीडम, और इनके अंदर भी फर्दर ये सब डिवाइडेड है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कौन सा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मैं भी ऐसे ही लिख रही हूँ, नीचे तुम्हें डिटेल में मिल जाएगा पीपीटी में पूरा एक्सप्लेन। फिर उसके बाद आता है हमारा राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देन कम्स हमारा राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देन उसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट 6th राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा, मेन तो ये 6 ही हैं, बाकी इसमें सस्पेंशन के भी आते हैं और कुछ जो एक्सेप्शंस होते हैं वो तो हैं ही ऑफ कोर्स, तो तुम्हें वो याद करने की जरूरत नहीं है। 6 तक ही याद करो कि 6 पार्ट होते हैं हमारे। इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होते हैं ये राइट और कहाँ, मतलब कैसे, कौन से आर्टिकल में कहाँ यूज होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। पहला, राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 आर्टिकल 15 बोलता है डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 बताता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड आर्टिकल 18 इज अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अभी मैं तुम्हें एक जस्ट सिंपल क्या बोलते हैं उसको ओवरव्यू दे रही हूँ, उसके बाद आई एक्सप्लेन दीस इन डिटेल और इनकी ट्रिक भी बताऊंगी कैसे याद करने हैं। देन कम्स हमारा सेकंड पार्ट जो है राइट टू फ्रीडम। इसमें क्या होता है? 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। ये फर्दर डिवाइडेड है, जो हम पढ़ेंगे आगे चल के इसके सब टाइप्स भी, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ
मूविंग है, फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ये सब। ठीक है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 20A, 20B एंड C, जो हम आगे पढ़ेंगे। 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है। उसके बाद कम्स हमारा 21A राइट टू एजुकेशन, 6 to 14 ईयर्स तक की एज तक, और राइट टू एजुकेशन हमारा DPSP भी है, ये तो तुम चलो आगे की क्लास में पढ़ोगे। 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। देन कम्स हमारा पार्ट 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स, यानी कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसके अगेंस्ट है ये, और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज यानी कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है हमारा आर्टिकल 24। देन कम्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से लेके 28 तक है ये। ठीक है। फिर कम्स हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, 29 से 30, 31 इज ओमिटेड, तो ये हम नहीं काउंट करेंगे, 29 एंड 30 दो। देन कम्स सर्टेन लॉज हैं, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम छोड़ सकते हो। देन सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ठीक है। देन उसके बाद 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स, 34 रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शियल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। अब मार्शियल लॉ जब लगेगा तो कुछ राइट्स जो हैं वो तुम्हारे मतलब तुम्हें नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है। लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में सब कुछ। पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12, डेफिनेशन है इसमें, ये बताया ही था, ये पूरा स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। देन आर्टिकल 13 कम्स अबाउट किस चीज के बारे में, ये जुडिशियल रिव्यू, जो ये यहाँ पे तुम्हें ये पूरी पीपीटी में ये सब लिखा मिलेगा, ये एज इट इज मैंने इसका जो सोर्स है वो मैं बता दूंगी। इसका सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने वहां से ही इसको लिया है। ठीक है। ये किसी बुक से नहीं है, कहीं से नहीं है, ये जो ऑथेंटिक सोर्स है वहीं से मैंने सब कुछ लिया, वर्ड टू वर्ड। ओके। देन कम्स हमारा आर्टिकल 14 to 18। इसमें हमने क्या पढ़ा था? 14 to 18 है हमारा इक्वालिटी के बारे में। इक्वालिटी ऑफ व्हाट? अब इसके लिए एक ट्रिक है, DOUBT, डाउट। ठीक है। अब ये डाउट कैसे एक्सप्लेन करना है ये बता देता हूँ। D से डिस्क्रिमिनेशन, और ये मेरी खुद की ट्रिक है भाई। O से अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी। देन कम्स, गलत हो गया ना स्पेलिंग, थोड़ी सी गलत हो गई, CHABILITY, अनटचेबिलिटी। एंड T से टाइटल्स। अब ये सब क्या है भाई, ये समझाती हूँ। आर्टिकल नंबर 16 कैसे, सॉरी, ओ गॉड, सॉरी भाई, मैं खुद भूल जाऊंगी। 15, 16, 17 एंड 18। आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है? 14 कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए हर चीज में। ठीक है। इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी किस बेसिस पे? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये एक मूवी भी थी, अगर याद हो तो किसी को, आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना थे उसके अंदर। आर्टिकल 15 वो इसके ऊपर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप किसी भी बेसिस पे, चाहे जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर के बेसिस पे करते हो, फिर उसके बाद जेंडर बेस्ड करते हो, और कास्ट बेस्ड करते हो कि ये छोटी कास्ट के हैं, इनके साथ नहीं बैठेंगे हम, ऐसा कुछ, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकते। आप कर ही नहीं सकते, आपके चाहने ना चाहने से डजंट मैटर, आपको करना ही नहीं है डिस्क्रिमिनेशन। राइट टू अपॉर्चुनिटी, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर फील्ड में, हर जॉब में, हर एरिया में, चाहे वो जेंडर बेस्ड इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी हो या फिर रेस के बेसिस पे हो या कास्ट के बेसिस पे हो, सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये है आर्टिकल 16 में। अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसको बोलते हैं, वो प्रोहिबिटेड है। टाइटल्स, अब टाइटल्स में बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। टाइटल्स जैसे आपने देखा होगा, बहुत लोग लिखते हैं, जैसे कि किसी को भारत रत्न मिला तो अपने नाम के सामने भारत रत्न और फिर उनका जो भी नेम है वो। ठीक है। तो ये अलाउड नहीं है। आप जो टाइटल्स होते हैं, जो अलाउड होते हैं, वो या तो आपको मिलिट्री से मिले हो, या तो मिलिट्री हो, या फिर एजुकेशन बेस्ड जो टाइटल्स आपको मिलते हैं सिर्फ आप वही लिख सकते हो। जैसे कि मैं PhD करती हूँ, तो मुझे PhD करने के बाद मिलेगा डॉक्टर। डॉक्टर का ये टाइटल मुझे मेरी एजुकेशन के बेसिस पे मिला है, तो आई कैन यूज दिस टाइटल डॉक्टर एंड देन माय नेम। ठीक है। दिस इज अलाउड। अब जैसे कि मैंने कुछ वो किया, अब जैसे कि मैं किसी पोस्ट पे हूँ, ठीक है, तो आई कैन नॉट यूज द नेम ऑफ दैट पोस्ट इन फ्रंट ऑफ माई नेम, है ना। जैसे कि आप सरनेम लगाते हो, वैसे ही आपके नेम के सामने, जैसे इधर यू यूज मिस्टर और यू यूज मिस वट, बट आप जो टाइटल्स होते हैं वो नहीं यूज कर सकते हो कि ठीक है मेरे को ये वो मिला हुआ है। जैसे लगाते हैं वो एक श्री 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 108 टाइम्स एंड ऑल, है ना, भारत रत्न विजेता, पद्मश्री विजेता, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, फिर पद्मश्री एंड देन उनका नेम जो भी है, तो ये अलाउड नहीं है। आप सिर्फ डॉक्टर या फिर जो मतलब एजुकेशन बेस्ड और जो मिलिट्री बेस्ड रैंक्स होती हैं, सिर्फ आप वही यूज कर सकते हो। बाकी कोई भी आप अपने नाम के सामने प्रीफिक्स जो है वो नहीं लगा सकते हो। देखो, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, सिर्फ यही, और नहीं लिख सकते। जैसे बहुत लोग लिखते हैं भारत सरकार का जो एम्प्लॉय है वो कुछ भी हो पर लगा देते हैं अपने नाम के सामने, देखा ही होगा तुमने। तो भाई सरकारी अगर लग जाते हैं तो फिर वो अपने पोस्ट का अपने नेम के सामने लगा देते हैं एज अ प्रीफिक्स, तो वो अलाउड नहीं होता है। तो इसकी ट्रिक जो है हमारी वो है डाउट, DOUBT, डाउट। देन कम्स हमारा आर्टिकल 19, इसके अंदर आती है राइट टू
फ्रीडम। अब फ्रीडम किस चीज की फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि कहीं पे आपको कोई मीटिंग करनी है या फिर कहीं पे कोई वो करना है, क्या मीटअप करना है, तो आप कर सकते हो, लेकिन कंडीशन वहां पे कोई भी ऐसी एक्टिविटीज ना हो जिससे हमारा पीस जो है वो डिस्टर्ब हो, या फिर जो भी रेगुलर जो बोलते हैं उसको, मतलब वहां पे जो भी आसपास के लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो, या फिर वहां का जो रूट है वो डिस्टर्ब ना हो, है ना, मतलब किसी तरीके की डिस्टर्बेंस ना हो वहां पे। आप पीसफुली वहां पे आराम से कर सकते हो जो करना है आपको, ठीक है। अभी जैसे कि अभी पीछे एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है हमारे, किसी ने देखा तो, गौरव तनेजा, जिनकी वाइफ ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया मेट्रो में, तो मेट्रो में इतना रश हो गया, कहने को तो आप कह सकते हो कि ठीक है भाई उन्होंने मेट्रो में सेलिब्रेट किया, दैट वाज हर चॉइस, लेकिन अगर वहां पे भीड़ ज्यादा नहीं होती, ठीक है, और वो भीड़ कंट्रोलेबल होती कि किसी और को उससे दिक्कत ना हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहां पे इतना ज्यादा रश हो गया कि सब कुछ बिल्कुल जैम हो गया था, बहुत ज्यादा वहां पे, तो इसीलिए गौरव तनेजा को अरेस्ट किया पुलिस ने। किस बेसिस पे? वो तो असेंबल कर रहे थे पीसफुली, लेकिन वहां पे इतना ज्यादा रश, इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई, तो उसकी 19B को उन्होंने वायलेट किया, तो इस वजह से वो अरेस्ट हुए थे, ठीक है। ये केस समझ में आएगा, अब याद भी रहेगा तुम्हें कि 19B क्या है। देन कम्स हमारे टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, जो सोसाइटीज वगैरह बनती है ना, ग्रुप्स बनते हैं, वो सब बना सकते हो। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी स्टेट में तुम फ्रीली मूव कर सकते हो। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी राज्य में कहीं पे भी तुम रह सकते हो अगर वो भारत की सीमा के अंदर आता है तो। देन ई वाला जो था ये लैंड का था, ये हट चुका है। देन कम्स जी, सॉरी एफ वाला हट चुका है। देन कम्स जी, ये है कि आप कहीं पे भी रहकर, यानी कि सपोज करो मैं दिल्ली में हूँ, मैं बैंगलोर जाके अपना बिजनेस शुरू कर सकती हूँ, मैं जम्मू कश्मीर जाके अपना बिजनेस शुरू कर सकती हूँ, कोई मना नहीं करेगा मेरे को, ठीक है। ये कौन सा बोलता है? 19G बोलता है। अब इसको याद करने की ट्रिक, सबसे पहला, ये एक कहानी के तौर पे है, ठीक है। सबसे पहला मुझे बोलने की आजादी, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, आई कॉल्ड माई फ्रेंड, फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि यार बहुत टाइम हो गया है, मिलते हैं, ठीक है। तो हमने असेंबल हुआ, अब वो एक फ्रेंड नहीं है, दैट वाज अ कॉन कॉल, यानी कि कॉन्फ्रेंस कॉल थी, एंड हम मतलब कम से कम आई कैन 50 लोग थे हम, ठीक है, होता नहीं है बट वी वर 50 पीपल इन अ कॉन कॉल, और हमने डिसाइड किया कि लेट्स मीट अप, तो हमने एक असेंबल किया, हमने एक जगह, फिर उसके बाद वहां से हमने डिसाइड किया यार कहीं ना घूमने चलते हैं, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, पहले हमने मीट किया, फिर हमने डिसाइड किया कि हम ना एक ग्रुप बनाते हैं अपना, और ग्रुप बना के हम फिर घूमने चलते हैं। हम घूमने चले गए उसके बाद, अब घूमने के लिए हम अलग अलग राज्य में गए, अलग अलग स्टेट में गए, सपोज कि हम चले गए गोवा, ठीक है, हम गोवा चले गए घूमने के लिए। अब गोवा घूमने के बाद हमें इतना अच्छा लगा, हमने सोचा यार वहीं ना अपना एक रिजोर्ट वगैरह खोलते हैं, मस्त मिलके दोनों भाई कमाएंगे, है ना, बिजनेस करेंगे अपना, ठीक है। हमने एक अपना रिजोर्ट खोल लिया, यानी कि हमने वहां पे क्या किया, ऑक्यूपेशन ढूंढ लिया, बिजनेस करी हमने वहां पे, ठीक है, और हम फिर वहीं रहेंगे, यानी कि वहीं रहेंगे भी और वहीं बिजनेस भी करेंगे। हो गया आर्टिकल 19 कंप्लीट। कैसे हुआ? 19A, यानी कि मैंने कॉल किया, कॉल करके मैं क्या बोलूंगी, बात ही करेंगे, बात को हम स्पीच करेंगे, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करेंगे। फिर हमने सोचा यार लेट्स मीट ना, मिलते हैं ना। मिलने के लिए हमने एक जगह डिसाइड करी कि यहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट पे हम CP में मिलेंगे भाई, तो हम वहाँ पे जाके असेंबल हो गए सबके सब। फिर उसके बाद हमने सोचा कि कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है। घूमने के लिए हमने सबसे पहले एक ग्रुप बनाया कि ठीक है इतने लोग हैं इस ग्रुप में, सपोज करो 40 ही लोग, माने कि 40 लोग घूमने जाएंगे हम, तो हम लोग घूमने के लिए चले गए। फिर आया 19D, डी में क्या हुआ, हम घूमने के लिए गए, ग्रुप बना के अब हम चले गए घूमने के लिए चले गए हम। फिर उसके बाद हमने वहां पे बहुत ही अच्छा लगा, हमने सोचा लेट्स स्टे देयर, अब हम इसी राज्य में रहेंगे, हम गोवा में ही रहेंगे अब तो। देन कम्स 19G, हमने वहां क्या करा, क्या किया हमने वहां पे 19G में? क्या था 19G में? था कि हमने वहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हमने अपना रिजॉर्ट शुरू कर लिया, वहीं पे बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कोई मना थोड़ी करेगा बिजनेस करने से। 19 क्लियर हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 20 पे, जो कि बताता है, इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। ये बोलता है कि कोई भी पर्सन किसी ऑफेंस के लिए सिर्फ एक ही बार उसको सजा मिलेगी, ठीक है। वो दूसरी चीज क्या है कि वो दोबारा मतलब अपने ही अगेंस्ट गवाही नहीं दे सकता है, अगर वो मतलब अगर वो उसने क्राइम कमिट किया है तो उसके जो है उसके लिए हमें प्रूफ चाहिए। ये नहीं है कि ठीक है उसने बोल दिया, हो सकता है किसी प्रेशर में बोल रहा हो, ठीक है, हो सकता है कि भाई किसी ने बोला हो, मजबूर किया हो उसको, तो बोल रहा हो कि भाई मैंने खुद कमिट किया ये क्राइम, नहीं, उसके लिए हमें प्रूफ चाहिए, हम उसकी खुद की गवाही नहीं मानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है कि अगर सपोज करो कि मैंने आज कोई क्राइम कमिट कर दिया, ठीक है, मैंने मेरे पड़ोसी के घर से कुछ चोरी कर लिया, ठीक है, थेफ्ट का क्राइम है ये, थेफ्ट का केस है ये। इस केस में क्या हुआ, फिर मैंने चोरी किया और इसकी जो पनिशमेंट है ना वो सिर्फ इतनी है कि 30 डेज की जेल है, 30 डेज की जेल है और 1000 रुपीज फाइन है। अब भाई मैंने ये कमिट करा, जैसे कि आज क्या है, आज है 12, तो मैंने आज 12 दिसंबर को ये क्राइम कमिट किया है। अब ये क्राइम कमिट करने के टाइम पे सिर्फ ये पनिशमेंट थी कि जेल होगी 30 दिन की और 1000 रुपीज फाइन होंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि 13 दिसंबर को रूल चेंज हो गया। अब रूल चेंज हुआ तो क्या आया, रूल में आया कि भाई 1 साल की 1 ईयर की जेल है और 1 लाख का फाइन है थीफ के, उस पे थेफ्ट के केस में। तो क्या मुझे ये 1000 वाला मिलेगा या फिर ये 1 लाख का फाइन मिलेगा, क्या मिलेगा? तो जो हमारा पार्ट आर्टिकल 20 का
ए वाला जो पार्ट है वो कहता है कि जिस दिन क्राइम हुआ है उस टाइम पे जो भी पनिशमेंट थी वही पनिशमेंट मिलेगी। ये नहीं है कि क्राइम करने के बाद कुछ नया रूल आ गया, नई पनिशमेंट आएगी तो उसको वो पनिशमेंट मिलेगी। जी नहीं। समझ में आया? मैंने अगर 12 को करी है, 13 को चाहे कुछ भी रूल आ जाए, मुझे पनिशमेंट वही मिलेगी जो 12 तारीख तक थी। जब मैंने क्राइम कमिट किया उस टाइम पे जो पनिशमेंट थी मुझे वही मिलेगी। ठीक है? आई होप क्लियर हो। अब इसमें दिखा देती हूँ मैं तुम्हें लिख के भी। अरे या तो चलेगा ही। 20A क्या बोलता है? पनिशमेंट क्राइम की, कि मैंने जो क्राइम जब पनिशमेंट किया है उस टाइम पे जो पनिशमेंट है मेरे को वही मिलेगी। ये नहीं है कि कोई और नई पनिशमेंट आ गई तो वो भी मेरे पे चला दोगे तुम, नहीं, जो है वही मिलेगी। 20B, एक क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। मैंने आज क्राइम किया है, मैंने एक बार उसके लिए पनिशमेंट कर ली कंप्लीट, उसके बाद आई एम फ्री टू गो। मुझे दोबारा से उसी सेम क्राइम के लिए दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है? देन कम्स 20C, यानी कि जो भी क्रिमिनल है वो खुद के अगेंस्ट नहीं वो कर सकता है। खुद के अगेंस्ट वो अगर एक्सेप्ट करेगा कि भाई मैंने ये काम किया है तो वो नहीं माना जाएगा अनटिल और अनलेस देयर आर प्रूफ टू प्रूव दिस। ठीक है? आई होप 20 क्लियर हो गया। अब आते हैं हम 21 के ऊपर। 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि सबको जीने का अधिकार है और खुद की पर्सनल लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता का भी अधिकार है। ठीक है? और आर्टिकल 21A बोलता है राइट टू एजुकेशन, जो 6 to 14 ईयर्स के होते हैं उनको तुम्हें एजुकेशन देनी इज अ कंपल्सरी, फ्री वो भी। ठीक है? देन कम्स हमारा हाँ, इसमें और क्या है? हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, इसमें एक जो केस है, जजमेंट है जो मेनका गांधी केस। ठीक है? इसने एक्सपेंड किया था मेनका गांधी केस ने कि दिल्ली में जो इतना पॉल्यूशन हो रहा है ना, दिल्ली पॉल्यूशन, इसके अंदर मतलब क्या बताऊं तुम्हें, जो ये इतना प्रोटेस्ट हो रहा है ना वो इस राइट के लिए हो रहा है सब कुछ 21 के अंदर, क्योंकि इसके अंदर इतना सब कुछ आता है। राइट टू स्लीप आ जाता है इसके अंदर। ठीक है? कोई तुम्हारी स्लीप खराब कर रहा है, तुम ले जाओ हाई कोर्ट आर्टिकल 32, सॉरी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और जाके बोल दो कि ठीक है मेरी राइट टू स्लीप जो है इसका वो हो रही है, इसको लिमिट के जा रहा है, मेरे को ये राइट टू स्लीप जो है ये नहीं मिल पा रहा है। मैं कोर्ट पहुंच गया आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है? मेरे को राइट टू फिल्म, ठीक है, इसके राइट टू क्लीन एयर, क्लीन एनवायरमेंट, ये सब जितने भी राइट होते हैं ये सब इसके अंदर, राइट टू हेल्थ, ठीक है, राइट टू स्पीडी ट्रायल, सब कुछ इसके अंदर आता है आर्टिकल 21 के अंडर। ठीक है? जो दिल्ली पोल्यूशन जो हो रहा है ये भी आर्टिकल 21 के तहत ही प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई ये मेरा राइट है टू हैव क्लीन एयर एंड एनवायरमेंट, मुझे ये राइट नहीं मिल रहा है। ठीक है? तो सब कुछ इसके अंदर आता है। किसकी वजह से हुआ? मेनका गांधी जी की वजह से। ठीक है? देन कम्स हमारा आर्टिकल नंबर 22। ये तो है नो पर्सन हुज अरेस्टेड शैल बी डिटेन कस्टडी विदाउट इन्फॉर्म्ड। ये तो बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर उसको डिटेन किया गया है तो उसको पता होना चाहिए कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया है। ठीक है? और उसको राइट होता है कि वो एक लीगल प्रैक्टिशनर या फिर जो सरकारी वकील होते हैं उसको वो दिलाया जाए सरकार की तरफ से, कि वो अपना भी वो कर सके, अपना भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख सके। हो सकता है कि उसको गलत केस में फंसा दिया हुआ है ना, तो उसको भी एक वकील चाहिए। तो ये आर्टिकल 22(1) बोलता है। 22(2) बोलता है कि अगर किसी को अरेस्ट किया तो विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपने पेश करना है। ठीक है? आर्टिकल 3 बोलता है कि ये जो ऊपर के 2 राइट्स हैं कि वकील मिलेगा और उसको पेश पेश किया जाएगा, ये अप्लाई नहीं करेंगे उस इंसान के ऊपर जो या तो देश का दुश्मन हो या फिर कोई टेररिस्ट हो या फिर ऐसा कुछ। उसके ऊपर ये आर्टिकल्स नहीं अप्लाई होंगे। जैसे कि अभी जो दिल्ली ब्लास्ट वाला केस था, है ना? लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ था उसमें जो अरेस्ट किया था वो टेररिस्ट, मतलब जो भी उसमें सब कुछ अरेस्ट किए गए हैं उन सब के ऊपर ये लागू नहीं होते कि उनको वकील मिले कोई या फिर उनको मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स में पेश किया जाए, नहीं, दिस डज नॉट अप्लाई टू देम। अब आते हैं आर्टिकल 23 के ऊपर, द राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, पता नहीं मेरे मुंह से टू क्यों निकलता है बार बार, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 के अंदर है ये। बेसिकली 23 एंड 24 होते हैं ये। इसमें क्या बोलता है कि यही है 23, तो यही है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। और जो 24 है, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड 24 जो है वो ये बोलता है कि वो नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, बस सिंपल, खत्म। अब आ जाओ 25 से लेके 28 तक, जो कि है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, हमारा कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, हमारी मर्जी, हम हिंदू बने, क्रिश्चियन बने, मुस्लिम बने, और भी जो भी होते हैं, कास्ट वगैरह होते हैं, रिलीजन होते हैं, हम कुछ भी फॉलो करें, हमारी मर्जी है, यू कैन नॉट फोर्स अस।
मर्जी चाहे तो कुछ भी ना फॉलो करें, हमारी मर्जी है। ठीक है, 25 बोलता है कि ठीक है, तुम अपना कोई भी वो रिलीजन जो है वो फॉलो कर सकते हो, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो। 26 बोलता है कि उस रिलीजन को मेंटेन करने के लिए जो तुम्हें राइट चाहिए, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, रिलीजियस डिटर्मिनेशन एंड द राइट। ठीक है, जैसे कि तुम्हें मंदिर बनाना है, तुम बना सकते हो। जो भी परमिशंस वगैरह लगती है वहाँ की, लैंड वगैरह की, वो सब क्लियर करो और मंदिर बना सकते हो। अब उस मंदिर को चलाने के लिए तुम्हें चंदा चाहिए, वो भी ले सकते हो तुम। ठीक है, अब उसके लिए तुम्हें अगर लैंड चाहिए तो तुम सरकार से मांग लो कि भाई हमें लैंड वैंड चाहिए, तो मिल जाएगी तुम्हें, अगर कोई डिस्प्यूट ना हो तो। ठीक है, जैसे कि अभी राम मंदिर के लिए था, प्रूफ कर दिया कि ठीक है राम मंदिर था वहां पे एक्चुअल में, तो बन गया राम मंदिर, आर्टिकल 26 के थ्रू अलाउड है। क्योंकि 27 की टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि तुम्हें चंदा देना है, फोर्स नहीं कर सकते कि तुम दान दो मंदिर में, मस्जिद में, उसमें चर्च में तुम दान दो, यू कैन नॉट फोर्स समवन। ठीक है, अगर उसका मन करेगा तो वो देगा, नहीं मन है तो नहीं देगा। ये चीज महाराष्ट्र में बहुत होती है। किस टाइम पे, गणपति पूजा के टाइम पे जब होते हैं, जब वो लगता है गणपति के पंडाल लगते हैं, तो वहां पे फोर्स्ड तरीके से, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें फोर्स्ड तरीके से आपसे चंदा लिया जाता है। ठीक है, ये मैंने बस सुना है, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसे केसेस होते हैं, तो इट इज नॉट अलाउड। तुम्हारे आर्टिकल जो 26 कहता है, सॉरी 27 बोलता है कि ये नहीं करना चाहिए। देन कम्स तुम्हारा 28 में भी यही है। ठीक है, देन कम्स 29 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब जो तुम्हारे इन वो है माइनॉरिटीज हैं जो हमारे नेशन में, उसमें जो जैसे माइनॉरिटीज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि क्या बताओ, जैसे क्रिश्चियन एक माइनॉरिटी है इंडिया में, अभी तक तो है ही। मुस्लिम्स भी माइनॉरिटी ही थे एज पर सेंसस 2011, तो देवर माइनॉरिटीज। अभी तो मेजोरिटी हो ही चुके होंगे ऑफ कोर्स। तो क्रिश्चियंस और जो ये है मुस्लिम्स है, अगर ये कहीं पे रहते हैं, नहीं ऐसे एग्जाम्पल से समझ नहीं आएगा तुम्हें। मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें। जैसे कि तुम चले जाओ पंजाब में, ठीक है, अगर तुम पंजाब में जाते हो, वहां पे मोस्टली सिख है। ठीक है, अब वहां पे अगर कोई मुस्लिम जाके रहेगा, कोई भी अगर कोई मुस्लिम फैमिली या कोई पर्सन है वो पंजाब में जाके रहते हैं, तो उनके पास राइट है कि वो वहां पे अपनी मस्जिद भी बना सकते हैं, अपना वो भी खोल सकते हैं, जो स्कूल होते हैं, मुस्लिम स्कूल्स जो होते हैं प्रॉपर, वो भी खोल सकते हैं। उनके पास ये राइट है, उनको अलाउ किया जाता है कि वो किसी भी उसमें अपना जो, जैसे उनको नमाज पढ़नी है 4 टाइम 5 टाइम, तो वो भी अलाउड है। कोई इनको प्रोहिबिट नहीं करेगा, नहीं भाई तुम पंजाब में हो, तुम ये सब नहीं कर सकते, नो, दे आर अलाउड टू डू दैट। ठीक है, अब कोई भी, अब जैसे कि एक दूसरा, मतलब ये फर्स्ट पार्ट था 29 का फर्स्ट पार्ट, कि आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको अलाउड किया जाएगा, आपका जो भी धर्म है, जो भी आपकी रीति रिवाज है, उन सबको आप फॉलो करो। ठीक है, कोई मना नहीं करेगा उस चीज के लिए। देन कम्स हमारा पार्ट 2 ऑफ दिस आर्टिकल 29। अब इसके लिए मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, 6 का एग्जांपल देती हूँ तुम्हें मैं। अब जैसे कि ये एंटर करते हैं किसी उसमें, ओ किसके दाऊं, ड्यू का कॉलेज ले लो। ड्यू का कॉलेज सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस चीज का। वैसे तो गवर्नमेंट जितने भी कॉलेजेस है सभी है, वहाँ पे कोई रूल नहीं है कि आप सिख हो तो नहीं मिलोगे, मतलब या फिर केरला साइड से आ रहे हो तो आपको चांस नहीं मिलेगा, नहीं। आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहाँ पे आपको एडमिशन मना नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट और योर रिलीजन। ठीक है, या फिर लैंग्वेज, इसके बेसिस पे आपको एडमिशन देने से वो मना नहीं कर सकते कि भाई हम नहीं एडमिशन देंगे आपको क्योंकि आप पर्टिकुलर इस कास्ट से नहीं हुई हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, और जो ये तो मैंने यही बता दिया, राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब है कि उनके पास राइट है कि वो जो है अपना कॉलेज स्कूल जो भी है उनका, जैसे पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, जो ये मुस्लिम्स का होता है, जहाँ पे उनको टीचिंग्स दी जाती है,
वो खोल सकते हैं। 6 का अगर कुछ है ऐसे गुरुकुल हुए जैसे हमारे, ठीक है? तो ये सब खोलना अलाउड होता है, ये है बेसिकली और कुछ नहीं इसमें। देन कम्स आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें आता है तुम्हारा राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। अगर आपका कोई भी पार्ट, आर्टिकल, मतलब कोई भी राइट आपको नहीं दिया जा रहा है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है रिट्स की। ओके, द राइट गारंटेड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड अदर एज और अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिट्स आती हैं, कौन कौन सी रिट्स हैं भाई सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट की पहली रिट्स हिबियस कॉर्पस, मैंडेमिस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो। अब सोच रहे होगे ये सब क्या है भाई? ये है सबसे पहले हिबियस कॉर्पस, यानी कि यू मे हैव द बॉडी। अब इसका क्या मतलब है? टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। हिबियस कॉर्पस। मैंडेमिस यानी कि वी कमांड टू सिक्योर द परफॉर्मेंस और पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। सर्टियोरी टू बी सर्टिफाइड टू क्वैश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। Prohibition to prohibit an inferior court from continuing the proceedings in a particular case whether it has no jurisdiction to try. Quo warranto, what is your authority? To restrain a person from holding a public office which he is not entitled. अब बोलोगे मैम ने तो रट पढ़ के बता दी, ये तो हम खुद भी कर लेते। समझाओ ना जरा, समझ में आएगा तभी तो क्वेश्चंस बनेंगे। रट तो लेंगे बट भूल जाएंगे पेपर में। अब समझ लो भाई ध्यान से एक बारी में ही। हीवियस कॉर्पस यानी कि यू मे हैव द बॉडी ऑफ। अब सपोज करो कि डिटेंशन जो होते हैं, जैसे कि पुलिस ने कोई, किसी पे डाउट था, सस्पिशन था, और पुलिस ने उस इंसान को जो है अरेस्ट कर लिया। ठीक है? वो इंसान सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बोल सकती है कि भाई तुमने किस बेसिस पे इसको अरेस्ट किया है, किस बेसिस पे अरेस्ट किया है इसको, तो यू हैव टू रिलीज। ठीक है? यानी कि कस्टडी में नहीं रख सकते हो तुम। देन कम्स हमारा मैंडेमिस, यानी कि हम कमांड दे रहे हैं, यानी कि ऐसे जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें कोई केस चल रहा है, उसमें फिर उसके बाद उस, मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर है वो, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस में इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है? सर्टियोरी यानी कि टू बी सर्टिफाइड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जुरिस्डिक्शन पास करता है और उसी केस पे हाई कोर्ट ने या फिर कोई भी लोअर कोर्ट है जिसने जुरिस्डिक्शन पास कर रखी है, तो इन सब की जुरिस्डिक्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन मैनिश आएगी। यानी कि फाइनल डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट का होगा, यही माई बाप है सबके। प्रोहिबिशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोहिबिट कर सकता है